आज की क्लास में हम 12th क्लास के केमिस्ट्री से 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से हम लाए हुए हैं। क्वेश्चन बैंक से जो भी 2 से ज़्यादा बार पूछा गया, ये सब प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक से कितने सारे जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में लड़ते हैं या पूछे जाते हैं, तो आप इसकी समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है। तो इसको आप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा और लास्ट तक बना रहिएगा। 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ कर जाइएगा। यह 1 शॉट क्लास होने वाला है, तो आप लोग पानी वानी लेकर बैठ सकते हैं और पीते रहिएगा। और 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद ही आपको जाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो 100% लड़ने वाला है। आपके एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा 100%। 70 में 70 की तैयारी। और जो पूरे बुक से हम पूरे बुक से लाए हुए हैं, आपका जितना भी चैप्टर है केमिस्ट्री का, सभी चैप्टर से चुना गया, सभी से चैप्टर से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन कर लाए हुए हैं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो क्या कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और एक बार अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर लीजिए। सभी स्टूडेंट शेयर कर लीजिए। और चैनल पर नए होंगे यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम चलिए देखना स्टार्ट करते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, चलिए हम देखते हैं कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी होती है? इसका जवाब क्या होगा? विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी होती है? ए में दिया हुआ है कि वोल्ट, जैसे हम लोग क्या, इसे हम वोल्ट को हम लोग बी से सूचित करते हैं। और बी में कि वाट, सी में कि न्यूटन और डी में कि जूल। कौन सा हो जाएगा? विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो आप जानते हैं कि विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। जो आपका ऑप्शन में कितना में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप वीवीआई नहीं, इसको आप एमवीआई कर सकते हैं। इसको आप याद होना ही चाहिए, इसको याद कर ही लीजिएगा सभी स्टूडेंट को। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ कर जाइए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जानते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूरे बुक से चुना हुआ बहुत ही कम लाते हैं, लेकिन जितना भी लाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में लड़ने वाला ही प्रश्न लाते हैं चुन कर। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपको पूरे लास्ट तक ही बने रहना होगा। और 3 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन की सुंदरता बढ़ाने पर विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? इसका जवाब दीजिए कि विद्युत अपघटन की सांद्रता होगा कि विद्युत अपघटन की सांद्रता बढ़ाने पर, अगर हम विद्युत अपघटन की अगर सांद्रता जो होता है, विद्युत अपघटन की जो सांद्रता होती है, उसको हम अगर बढ़ाएंगे तो विद्युत सेल के आंतरिक जो प्रतिरोध होगा, उसके अंदर का जो प्रतिरोध होगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या उसमें चेंजेस होगा? ए में है क्या वो बढ़ता है, क्या वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा? कि बी में कि घटता है, किसी में नियत रहता है यानी ना बढ़ता है ना घटता है? कि डी में कि शून्य हो जाता है? क्या होता है कि विद्युत अपघटन की सांद्रता अगर हम बढ़ाएंगे तो विद्युत सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या करेगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, वह बढ़ जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। चलिए अब समझ गए यहाँ तक? चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न का 4 नंबर में है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण पर आधारित है? क्वेश्चन क्या है कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो है किस संरक्षण पर आधारित है? आप जानते होंगे कि जो किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है, जो फर्स्ट रूल है, वह किस नियम पर आधारित है? तो सबसे पहला जो नियम है वो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या बताइएगा? किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरा नियम किस पर कार्य करता है? एवं दिया आवेश का, तो आवेश तो नहीं होगा। हम बता दिए कि आवेश पहला जो नियम होता है किरचॉफ का, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और बी में संवेग, और सी में कि ऊर्जा, और डी में कि इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब एक बार कमेंट में आप सभी लोग लिख दीजिए। सभी स्टूडेंट को 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में लिखना है। किस प्रकार से लिखना है? इस प्रकार से लिखिएगा 4 नंबर, इस प्रकार से 4 नंबर लिख दीजिएगा। 4 नंबर लिखने के बाद क्या कीजिएगा? 4 नंबर के बाद लिख दीजिएगा इस प्रकार से, और लिखिएगा कि अगर ए होगा तो ए लिखिएगा, बी होगा तो इसका बी लिखिएगा, सी होगा तो सी लिखिएगा, और डी होगा तो डी लिखिएगा। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखिए कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम किस संरक्षण पर कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम है, एक नियम जो है पहला नियम आवेश के और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो का ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चले। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है, क्वेश्चन बैंक से हम लिए हुए हैं। पूरे क्वेश्चन बैंक 2000 जितना भी हो सकता है, जितना भी
भी क्वेश्चन अगर सवाल होते सभी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है। MBBI सभी क्वेश्चन है, आपका 70 क्वेश्चन आपका MBBI होगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और 5 नंबर जो प्रश्न है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक तार है जिसका विभवांतर हुआ 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। उसमें क्या होती है, 20 मिनट तक लगातार उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगा वह क्या होगा। ए में कि 2800 सेल्सियस, बी में कि 2000 सेल्सियस, सी में 1200 सेल्सियस और डी में कि 2100 सेल्सियस क्या होगा। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है उसमें, तो उत्पन्न ऊष्मा जो उसमें से होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर जो ए में दिख रहा है ये होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2800 इसका सेल्सियस इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको आप याद कर लीजिए, सभी प्रश्न को याद करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। और हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका ये 6 नंबर है कि स्विच ऑन करने के बाद, अगर हम स्विच ऑन कर देते, एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है। अगर स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। में कि बढ़ता ही जाता है, नियम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी में कि प्रथमतः घटता है तब बढ़ता है, यानी पहली बार क्या करता है घट जाता है और फिर बढ़ता है। और सी में कि प्रथमतः बढ़ता है और तब घटता है, पहली बार बढ़ता है और फिर घटता है। और डी में सबसे पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। तो क्या होता है, जो स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका जो ताप होता है वो सबसे पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। पहले क्या होगा, वो सबसे पहले बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद क्या करेगा, बढ़ने के बाद वह रुक जाएगा, बढ़ने के बाद रुक जाएगा। तो समझ गए, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न इस प्रकार से 7 नंबर की, यदि विद्युत बल्ब में, यदि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें 3% से धारा बढ़ाई जाती है, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से इसको बढ़ाई जाती है, तो समान प्रतिरोध और उसकी शक्ति क्या होगी। समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति क्या होगी। ए में है कि 6% बढ़ जाएगी, कि बी में 10%, सी में कि 3% और डी में कि 12%। क्या हो जाएगा, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% अगर बढ़ाई जाती है तो समान प्रतिरोध और उसकी शक्ति जो होगी वो दुगुना हो जाता है। कितना होता है, वो जितना भी इसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर लास्ट में अगर शक्ति पूछे तो सिंपल सा एक काम करना है, उसको दुगुना कर देना है। जानते हैं कि 3 दिया हुआ है, 3% सीधा हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा आपका, यानी 6% इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो कहाँ दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम कितनी बार बोल रहे हैं याद करते हुए चलिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके ज़बरदस्त तरीके से शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़बरदस्त तरीके से एक बार शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड के पास कि वो भी आकर पढ़ ले इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है कि 8 नंबर की हीट स्टोन ब्रिज से तुलना किया जाता है। किसका तुलना किया जाता है, हीट स्टोन ब्रिज से तुलना किया जाता है। ए में कि प्रतिरोधों का, बी में कि धाराओं का, सी में सभी का और डी में है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। हीट स्टोन ब्रिज से किसका तुलना किया जाता है। तो हीट स्टोन से ए में है प्रतिरोध का, कि बी में कि धारा का, सी में सभी का, फिर डी में कि नॉन, इनमें से कोई नहीं का। हीट स्टोन ब्रिज से हम सिर्फ प्रतिरोध का ही तुलना करते हैं। किसका तुलना करते हैं, तो हीट स्टोन ब्रिज से हम प्रतिरोध का तुलना करते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, हीट स्टोन ब्रिज से हम सिर्फ प्रतिरोध का तुलना करते हैं, प्रतिरोध का। तो आपका ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए 8 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं हम अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर की, 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा। 100 वाट हीटर है, उसके द्वारा जो उत्पन्न ताप होगा वह 2 मिनट में किसके बराबर हो जाएगा। ए में दिया होगा कि 4 × 10⁻³ जूल के, बी में 6 × 10⁻³ जूल के, सी में कि 10 × 10⁻10 3 जूल के और डी में 12 × 10⁻³ और जूल के किसके बराबर होगा। तो 9 नंबर जो प्रश्न होगा इसका हो राइट आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻³ जूल के यह बराबर होगा, 3 जूल के यह बराबर होगा, जो का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी 100% करेक्ट आंसर है और VBI प्रश्न है, इसको याद करते हुए चलिए। सभी स्टूडेंट्स से हम निवेदन करते हैं कि याद करते हुए इसको चलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आने वाले हैं। तो विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 में है कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। ए में है तांबा का, बी में प्लेटिनम का, सी में कि टंगस्टन का और डी में कि नाइक्रोम का।
किसका किया जाता है? बताइए इसका जवाब एक बार कमेंट में लिख दीजिए। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए है तो ए लिखिए, बी आता है तो बी लिखिए, सी आता है तो सी लिखिए और डी आता है तो डी लिखिए। इसका जवाब लिख दीजिए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। एक बार कमेंट में आप सभी लोग को, आप सभी को जितने भी देख रहे हैं सभी को कमेंट में इसका जवाब लिखना है कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। तो विद्युत हीटर में किसका किया जाता है? नाइक्रोम के तार का व्यवहार किया जाता है विद्युत हीटर में। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये है 11 नंबर की, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। क्या है प्रतिरोध का एसआई मात्रक? क्या हो जाएगा? ए में है वेबर, बी में है हेनरी। देखिए वेबर को हम लोग डब्ल्यू बी और बी से सूचित करते हैं, सूचित करने वाला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप पूछ दे रहा है। और हेनरी को हम एच से सूचित करते हैं और एम्पियर को ए से और ओम को ओ एच एम से। ये सब सूचित करने वाला भी हम एक बनाए हुए वीडियो, आप नहीं देखो तो देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से आकर देख सकते हैं। जो भी संकेत चिन्ह होता है वो बताया हुआ है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह कहता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो दिख रहा है इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, किसकी इकाई है? ए में धारा की, बी में आवेश की, सी में विभवांतर की और डी में ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, किसकी इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो धारा की इकाई नहीं होती है, आवेश की भी इकाई नहीं होती है, विभवांतर की भी इकाई नहीं होती है, वे ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? वह ऊर्जा की इकाई होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको आप याद करते हुए चलिए सभी स्टूडेंट। और अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं कि 13 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत ही, इसका MVY कहिए, ये आपका MVY प्रश्न है। MVY हमें 100% पूछे जाने वाला प्रश्न, इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप क्या कीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा कि विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो बीजगणितीय योग, जब भी आपको एग्जाम में बीजगणितीय योग दिख जाए तो क्या कीजिएगा, अनंत टिक लगाइएगा, नहीं धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। जब अभी बीजगणितीय योग शून्य दिख जाए तो शून्य होगा। बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया हुआ है। इसको आप ट्रिक से याद रखिएगा कि जब भी बीजगणितीय योग आपके क्वेश्चन में दिखना चाहिए तो आपका टिक लगना चाहिए सिर्फ शून्य पर। और चलते हैं हम अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपका ये 14 नंबर प्रश्न है कि किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या करता है। अगर किसी धातु का हम ताप उसको बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? बताइए। 14 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर लिखिए कमेंट में, क्या होगा? ए है तो ए लिखिए, बी आता है तो बी लिखिए, सी आता है तो सी लिखिए और डी आता है तो डी लिखिए। जल्दी जल्दी इसका कमेंट में इसका जवाब लिखिए। 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या है? ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में की नियत रहता है और डी में कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जाएगा वे किसी धातु अगर हम ताप उसको बढ़ाएंगे, यानी उसका टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि जब भी ताप बढ़ाने के बात की जाए तो सीधा टिक लगाना है बढ़ता है। ताप के साथ भी जब भी हम ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही इसका दिया हुआ है। आप देखते होंगे बढ़ता और घटता, इससे सवाल आपके एग्जाम नहीं रहा तो इससे कोई हो ही नहीं सकता, इसको पेपर ही नहीं है इसमें आपको घटने और बढ़ने से क्वेश्चन ना आया हो। और आपका अगला जो प्रश्न है आपका ये 15 नंबर प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? इसका जवाब इसको बताइए कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका ए में दिया हुआ है कि अनंत, बी में कि 5000 ओम, सी में 0 और डी में कि कोई नहीं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आप एक ट्रिक याद रखिए कि एक आदर्श अगर आदर्श अमीटर पूछे, अगर आपका आदर्श अमीटर पूछे, अगर आदर्श अमीटर का अगर प्रतिरोध पूछे तो क्या लगाना है? अगर एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध लगाना है कि ये 0 होता है, 0। और आपका इसमें पूछा है कि एक आदर्श अगर वोल्ट मीटर पूछे तो वोल्ट मीटर का होगा अनंत। और जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आपका 5 ओम नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ट्रिक याद रखिएगा, आपको सही बन जाएगा। अगर अमीटर पूछे तो 0 लगाना है और वोल्ट मीटर तो अनंत। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर अब चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आपका इस प्रकार से अगला प्रश्न है कि 16 नंबर प्रश्न है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है? कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न जो ताप होगा वह 2 मिनट में किसके बराबर होता है? यानी कि
4 गुने 103 जूल के, बी में 6 गुने 103 जूल के, सी में कि 10 गुने 103 जूल के, डी में 12 गुने 103 जूल के। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है, 2 मिनट में किसके बराबर होता है। तो जो आपका 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये हरगिज नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आपका सी भी नहीं होगा, होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न पर। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग 17 क्वेश्चन देख चुके हैं, आपके एग्जाम में वो सब क्वेश्चन लड़ने वाला है और अगला प्रश्न भी लास्ट तक 70 क्वेश्चन बताने वाले हैं। सभी लोग को बने रहना है, लास्ट तक 70 क्वेश्चन हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी तो ये 17 ही हुआ है। और अगला जो प्रश्न है कि 17 नंबर, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने में। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने में। ए में है विद्युत वाहक बल, बी में है धारा, सी में प्रतिरोध, डी में है आवेश। क्या विद्युत स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है वह क्या मापने में किया जाता है। तो ये व्यवहार हीट स्टोन ब्रिज का जो व्यवहार किया जाता है वो किया जाता है आपका, जब भी जो 17 नंबर प्रश्न का जानिए, जब भी हीट स्टोन ब्रिज का जो व्यवहार किया जाता है वो सिर्फ आवेश को मापने में, आवेश यानी चार्ज को मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका 18 नंबर की। 18 नंबर प्रश्न है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या करता है। किसी धातु के तार को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, बताइए। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। ए में है घटता है, बी में है बढ़ता है, सी में अपवर्तित रहता है और डी में कि शून्य हो जाता है। क्या होता है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध होगा, अगर हम किसी धातु को गर्म कर रहे हैं तो वह सिर्फ इतना बात है समझ में रहिए कि वह गर्म करेंगे तो सिर्फ बढ़ेगा, घटने का सवाल ही नहीं उठता है। जब भी हम गर्म करेंगे तो वो सिर्फ बढ़ेगा ही। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं होगा, आपका ए नहीं होगा, आपका सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। जो आपका बी नंबर जो प्रश्न है, बी नंबर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न के किसी धातु के तार को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और अगला प्रश्न आपका 19 नंबर प्रश्न जो है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। हमने बताया था क्या, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश रक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, आवेश से संबंधित है। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम बताइए। ए में आवेश रक्षण नियम, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। बी में ऊर्जा संरक्षण नियम, सी में है संवेग संरक्षण नियम और डी में है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो क्या हो जाएगा, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो किससे संबंधित है। तो द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है, 20 नंबर की। 20 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। ए में है कि 50,000 ओम, बी में कि 10,000 ओम, सी में कि 1,000 ओम और डी में कि नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। ए में दिया हुआ है 50,000 ओम, बी में कि 10,000 ओम, सी में कि कितना, तो 10,000 10,000 1,00,000 ओम और डी में नॉन। क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का, एक बार राइट आंसर बता दीजिए। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर, जल्दी जल्दी देखते हैं। 70 प्रश्न देखना है हम लोग को। अब लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा। एक वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो सब स्टूडेंट भी आ जाए। और का ये 21 नंबर प्रश्न कि आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। क्या होगा 21 नंबर प्रश्न का, एक बार राइट आंसर बता दीजिए। कि आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है। 1 ओम का, आपका 1 ओम है, क्या आपका 1 ओम है और 1 ओम का क्या दिया हुआ है, 3 प्रतिरोध दिया हुआ है। 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, 3 प्रतिरोध आपका दिया हुआ है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बता दीजिए कि 1 ओम में 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त किया जा सकता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो हो जाएगा। ए में है 1 ओम, बी में है कि 1.5 ओम, सी में 2 ओम और डी में 1/3 ओम। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/3 ओम जो होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है, ये होगा आपका राइट आंसर। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर, चले जी चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न है कि भंवर धाराओं की दिशा किस नियम से प्राप्त होती है। जो भंवर धारा की दिशा होती है वह कौन से नियम से, किस नियम से वह ज्ञात होती है कि यह भंवर धारा का नियम है। इनमें है किरचॉफ नियम से,
बी में प्लांक के नियम से, सी में लेंज नियम से और डी में नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बताइएगा कि भंवर द्राव की जो दिशा होती है वो किस नियम से ज्ञात होती है। कौन से ऐसा नियम है जो भंवर द्राव की दिशा को ज्ञात करा देता है। ए में किरचॉफ का नियम, बी में है कि प्लांक का नियम, सी में लेंज का नियम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, आपका नंबर सी दिख रहा है आपका, जो सी लेंज का नियम से ज्ञात होता है। भंवर द्राव का दिशा लेंज के नियम से ज्ञात होता है। और हम चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 23 नंबर जो प्रश्न है आपका कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है। सभी VVI प्रश्न है, सभी परीक्षा में आने वाला ही प्रश्न है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हम एग्जाम की तरफ से इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है। किसके लिए स्वतंत्र होता है? किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल जो स्वतंत्र होता है वो होता है आपका क्या? अंतिम सांद्रता के प्रथम घात का नहीं, ये नहीं होगा। प्रारंभिक सांद्रता के तृतीय घात का, ये भी नहीं होगा। अंतिम सांद्रण का वर्ग का, ये भी नहीं होगा। आपका ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सी यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपका 23 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अगला जो प्रश्न है आपका ये 24 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्रश्न क्या है कि एक अभिक्रिया के वेग के स्थिरांक की इकाई है वो अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बताइए कोटि क्या होगी अभिक्रिया का? ए में है कि द्वितीय कोटि, बी में प्रथम कोटि, सी में शून्य कोटि और डी में तृतीय कोटि। एक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसकी इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है। तो अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो होगी आपका शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या होगा? शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। द्वितीय कोटि नहीं होगा, द्वितीय कोटि तो होगा ही नहीं, प्रथम कोटि भी नहीं होगा, डी नंबर यानी तृतीय कोटि भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपका 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। या तो समझ गए 24 नंबर प्रश्न आपका भी जवाब यही होगा। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न कितना नंबर में है? 25 नंबर की शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई होती है। कितनी होती है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई होती है में कि मोल लीटर और सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बी में कि लीटर मोल और सेकेंड इनवर्स और डी में कि एल यानी लीटर स्क्वायर मोल सेकेंड इनवर्स और सी में कि सिर्फ सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वो आपका हो जाएगा क्या? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। जी चलिए अब अगला प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न में क्या है? चलिए इसको भी देख लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के लिए वो कौन सा कथन सत्य है। अभिक्रिया के जो कोटि के संबंध में यानी बहुत सारे कथन बोले जा सकते हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो अभिक्रिया की कोटि के लिए सत्य है, असत्य है, यानी असत्य है वो सही नहीं है। इनमें अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात किया जा सकता है। इनमें कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता। सी में कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है। डी में वेग समीकरण में साधारण पदों के घोल योगफल को अभिक्रिया का समग्र कोटि कहते हैं। तो जो 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका असत्य कथन है। कोटि हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, ये कभी नहीं होती है, ये आपका कभी भी नहीं होता है। यानी आपका इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सब है, ये सब भी है, ये सब सत्य बात ही है, लेकिन आपका ये है आपका ये कितना नंबर? सी नंबर है, आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न जो है आपका अगला प्रश्न 27 नंबर पर आ चुके हैं कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है? इनमें सेकेंड इनवर्स, बी में मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सी में कि लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स, सी में कि एल यानी लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। 27 नंबर प्रश्न का एक बार आप सभी लोग राइट आंसर बता दीजिए। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो तो सी लिखिए, बी होता है बी लिखिए, ए तो ए लिखिए और आपका बी हो तो बी लिखिए। 27 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर कमेंट में बता दीजिए कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया के दर की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो इकाई होती है आपका ये लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड मोल इनवर्स। आपका ये सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। और हम चलते हैं अब अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न को भी हम देखना है। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है। क्या है क्वेश्चन में? क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन कौन सा हो जाएगा? इनमें प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 है,
डी में द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है, सी में प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 है, सी में द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 0 है। क्या हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बताकर देखिए क्या हो जाएगा। क्षारीय माध्यम में एस्टर का जो जल अपघटन होता है वह क्या होता है, में प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 होती है, कि बी में है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है, सी में प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 होती है, और डी में द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 0 होती है। जो 28 नंबर जो प्रश्न का जो सही आंसर यानी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन में कितना, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि आपका जो क्षारीय माध्यम में जो एस्टर का जल अपघटन होता है इसमें द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया होती है इसकी आणविकता 2 होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न चलते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है कि दर एवं दर स्थिरांक के मात्रक दर एवं दर स्थिरांक के मात्रक किस अभिक्रिया के लिए समान होते हैं। दर एवं दर स्थिरांक के जो मात्रक होते हैं वह किस अभिक्रिया के लिए समान होते हैं। इनमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या समान होते हैं, कि बी में कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या समान होते हैं, कि सी में है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए समान होते हैं, कि डी में कि तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए। यानी दर एवं दर की जो स्थिरांक की जो मात्रक होती है किस अभिक्रिया के लिए समान होती है, वह होती है आपका ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समान होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी आपका ये बी नहीं होगा, ये आपका सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। दर एवं दर के स्थिरांक होती है वह शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ही क्या होती है, वह समान होती है। और 30 नंबर जो प्रश्न है आपका ये 30 नंबर प्रश्न है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 10 मिनट है। प्रथम कोटि अगर अभिक्रिया है जिसका अर्ध आयु काल सिर्फ 10 मिनट है और 100 मिनट में पूर्ण हुई अभिक्रिया का प्रतिशत क्या होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है वो 10 मिनट ही है, सिर्फ मात्र 10 मिनट है, और 100 मिनट में पूर्ण हुई अभिक्रिया का प्रतिशत क्या होगा बताइए। ए में 25%, बी में 50%, सी में है 99.9% और डी में 75%। प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल होता है 10 मिनट तक और 100 मिनट में पूर्ण हुई अभिक्रिया का जो प्रतिशत क्या हुआ, तो इसका प्रतिशत आप समझ सकते हैं, इसका प्रतिशत होते हैं 99.9%, यानी समझ सकते हैं इसका 100% इसका होता है, हो जाएगा इसका 100% इतना समझ सकते हैं। आप अगर यहाँ तक 30 नंबर प्रश्न कर चुके हैं तो आपसे निवेदन है कि आप 70 प्रश्न को करके जाइएगा, क्योंकि आप अगर यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप जरूर आप में है कि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, इसलिए अभी तो रुके हुए हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलिए अगला प्रश्न पर, चलिए हम अगला प्रश्न पर अब चलते हैं। अगला प्रश्न का 31 नंबर प्रश्न है कि यहाँ चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न में कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% से पूर्ण हो जाती है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है जो 10 मिनट में 20% से पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के लिए विशिष्ट दर नियतांक क्या होता है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है जो 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया के लिए विशिष्ट दर नियतांक क्या होगा। में 0.0970 मिनट इनवर्स, बी में 0.009 मिनट इनवर्स, सी में 0.0223 मिनट इनवर्स और डी में 2.223 मिनट इनवर्स। क्या हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% से पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया के लिए विशिष्ट दर नियतांक होगा, वो होगा आपका क्या 31 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.0970 मिनट का ये इन्वर्स हो जाएगा। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका ये 32 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 32 नंबर प्रश्न में क्या है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो इसको कलर चेंज करते हैं, क्या है वो क्वेश्चन में जो है आपका क्वेश्चन में कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक 15 × 10⁻35 है, कितने समय में अभिकारक के 5G घटकर 3G रह जाएंगे। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर जो है स्थिरांक 15 × 10⁻35 है, कितने समय में अभिकारक के 5G घटकर 3G हो जाएंगे। ए में कि 444 सेकंड में, बी में कि 400 सेकंड में, सी में कि 528 सेकंड में, डी में कि 669 सेकंड में। तो 32 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बता दीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका एकदम सही में राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर, आपका भी जवाब यही होगा। और अगला प्रश्न आपका ये 33 नंबर में है। आप लोग खुद 70 क्वेश्चन ही करके जाना है। ये आपका बहुत ही MBBI समझ सकते हैं, MBBI परीक्षा में आने वाले प्रश्न चल रहा है, तो आप लोग को लास्ट तक रुके रहना है। 33 नंबर प्रश्न है कि रेडियोधर्मी विघटन किसका उदाहरण है। रेडियोधर्मी विघटन किसका उदाहरण है। में शून्य कोटि अभिक्रिया का, बी में कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का, सी में द्वितीय कोटि अभिक्रिया का और डी में तृतीय कोटि अभिक्रिया का किसका उदाहरण है। रेडियोधर्मी विघटन किसका उदाहरण है। रेडियोधर्मी विघटन जो है वो
वह किसका उदाहरण हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण। रेडियोधर्मी विघटन होता है वह प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब चलिए अब अगला प्रश्न पर। तो जी चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर में है कि समय के सापेक्ष का प्लांट एक सरल रेखा होती है, यह सूचित करता है कि अभिक्रिया क्या है? ए में है कि शून्य कोटि की, बी में प्रथम कोटि की, सी में द्वितीय कोटि की और डी में की तृतीय कोटि की। 34 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बता दीजिए कि समय के सापेक्ष का प्लांट एक सरल रेखा होती है और यह सूचित करता है कि अभिक्रिया क्या है? में शून्य कोटि की है कि प्रथम कोटि की है कि द्वितीय कोटि की है कि तृतीय कोटि की है? तो 34 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, यह प्रदर्शित करती है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। हम 34 नंबर प्रश्न पर अभी है, लेकिन आपको 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़कर ही जाना है। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर में जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है कि किस स्थिति में एक द्विअणुक अभिक्रिया गतिक रूप से प्रथम कोटि की हो सकती है? किस स्थिति में एक द्विअणुक अभिक्रिया गतिक रूप से यानी गतिक रूप करते हुए प्रथम कोटि की हो सकती है? में जब दोनों अधिकारकों के सांद्रण समान हो, जब दोनों अधिकारकों के सांद्रण समान हो, जब एक क्रिया करने वाली स्पीशीज बड़े अधिक में हो और सी में जैव अभिक्रिया साम्यावस्था में हो और जब अभिक्रिया को सक्रियण ऊर्जा कम हो। किस स्थिति में एक द्विअणुक अभिक्रिया गतिक रूप से प्रथम कोटि की हो सकती है? तो कब हो सकती है? तो ये तभी हो सकती है जब एक क्रिया करने वाली स्पीशीज बड़े अधिक में हो, यानी कुल इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ तक समझ चुके हैं। हम चले अगला प्रश्न पर। तो चलिए हम चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 36 नंबर में है किस अभिक्रिया की दर ताप के साथ बढ़ती है? किस अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी ताप के साथ बढ़ती है? ए में दिया हुआ है क्या? ए में दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी में है कि कामाक्षेपी अभिक्रिया, सी में उपरोक्त में से कोई भी, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है, और डी में कि उपरोक्त में से कोई नहीं। किस अभिक्रिया की दर ताप के साथ बढ़ती है? किस अभिक्रिया की दर ताप के साथ बढ़ती है? तो ये बढ़ती है किसका? इसका भी राइट आंसर एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये जो प्रश्न है 36 नंबर, इसको आपको इस प्रकार से आंसर लगानी है। ए होगा तो ए लिखिएगा, बी होगा तो बी लिखिएगा, सी होगा तो सी लिखिएगा और डी होगा तो डी लिखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा किस अभिक्रिया की दर से ताप के साथ बढ़ती है? तो ये बढ़ती है आपका ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका ये 37 नंबर प्रश्न है कि अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि से किसमें परिवर्तन होता है? अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि से किसमें परिवर्तन होता है, किसमें चेंजेस होता है? ए में है कि डेल्टा एच में, बी में संघट आवृत्ति, सी में सक्रियण ऊर्जा और डी में साम्य स्थिरांक। किसमें होता है? अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि से, अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि से किसमें परिवर्तन होता है? जल्दी जल्दी इसका जवाब बताइए। 37वां प्रश्न किसमें परिवर्तन होगा? तो वह जो परिवर्तन होता है वह संघट आवृत्ति इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन इसमें होता है। बाकी ये आपका ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर, सी नहीं होगा, डी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए हम अब अगला प्रश्न पर चलते हैं कि देखते हैं अगला प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न का ये 38 नंबर जो प्रश्न है इसमें बहुत ही ये आपका है MBBI क्वेश्चन है। इसको मान कर चलिए MBBI क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी एक खानदानी क्वेश्चन है पूछे जाने वाला कि दहली ऊर्जा तुल्य होती है। दहली ऊर्जा तुल्य किसके बराबर होती है? में सक्रियण ऊर्जा के, बी में कि सक्रियण ऊर्जा और अणुओं की ऊर्जा दोनों के, और बी में कि सक्रियण ऊर्जा और कणों की ऊर्जा दोनों के, यानी दो मिलाकर इसमें बताया गया है। तो दहली ऊर्जा तुल्य किसके तुल्य होती है एक बार ज़रूर बताइएगा। और डी में कि इनमें से कोई नहीं। किसके तुल्य होती है? दहली ऊर्जा। जो आपका दहली ऊर्जा जो तुल्य होती है वो किसके होती है? तो ये में सक्रियण ऊर्जा का तो हरगिज नहीं होगा। क्या होगा? सक्रियण ऊर्जा का ये नहीं होगा। सक्रियण ऊर्जा अणुओं की ऊर्जा इसका भी नहीं होगा। होगा क्या? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। वो 100% राइट आंसर आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर में है। एक उत्प्रेरक की भूमिका किसे परिवर्तित करने की है? एक उत्प्रेरक की जो भूमिका होती है वह किसे परिवर्तित करने के लिए, किसी में चेंजेस लाने के लिए ये होती है? में अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा,
बी में है कि अभिक्रिया की एलपी, बी में है कि सी में कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, और डी में है साम्य स्थिरांक। एक उत्प्रेरक की जो भूमिका होती है वह किसे परिवर्तित करने की होती है, किसे परिवर्तित करने की होती है? जल्दी जल्दी इसका जवाब बताइए। 39 नंबर प्रश्न का एक बार कमेंट में लिख दीजिए 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। अब जो भी अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं तो आप बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है इसलिए बने हुए हैं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक चल गए होंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक उत्प्रेरक की भूमिका किसे परिवर्तित करने की है? तो ये हो आपका अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करने की है। आपका ऑप्शन नंबर सी में। आप अभी एक बार कमेंट कर क्या कीजिएगा, आप लोग अभी यहाँ बने हुए हैं तो कमेंट करके अपना नाम कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिसके कारण हमें पता चलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट लास्ट तक बने थे। और अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 40 नंबर में है। 40 नंबर प्रश्न में कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान निकली ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा क्या होता है? बताइए 40 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बताइएगा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान, उत्प्रेरक की उपस्थिति में और अभिक्रिया के दौरान निकली ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा का क्या होता है? ए में कि बढ़ती है, बी में घटती है, सी में कि अपवर्तित रहती है, और डी में कि बढ़ या घट सकती है। क्या होती है? 40 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बताइएगा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान निकली ऊष्मा या अवशोषित जो ऊष्मा होती है वो अपवर्तित रहती है। वो क्या करती है? अपवर्तित रहती है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हम चलिए अगला प्रश्न पर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का ये 21 नंबर प्रश्न है जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये आपका क्वेश्चन बैंक का ये प्रश्न लिया गया है। क्वेश्चन बैंक से सभी प्रश्न को लाए हुए सभी आपके लिए वीवीआई प्रश्न है, इसलिए 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेंगे, तो इसलिए आपको 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ कर ही जाना है। 41 नंबर प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? मैं कि मानक ताप पर दर स्थिरांक को निर्धारित करके, मानक ताप पर दर स्थिरांक को निर्धारित करके, और बी में दो तापमान पर दर स्थिरांकों को निर्धारित करके, और सी में संघट्ट की प्रायिकता को निर्धारित करके। कैसे किया जाता है? डी में कि प्रयुक्त उत्प्रेरक, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? बताइए इसका जवाब। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है निर्धारित, ये किया जाता है आपका दो तापमान पर दर स्थिरांकों के निर्धारित करके। आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर की। 42 नंबर भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये भी आपका वीवीआई ही प्रश्न है। अधिकांश प्रतिक्रिया, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि अधिकांश प्रतिक्रिया के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है? अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए जो ताप गुणांक होता है वह निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? किसके बीच होता है? ए में है कि 1 से 3 के बीच में, बी में 2 से 3 के बीच में, सी में कि 1 से 4 के बीच में, और डी में 2 से 4 के बीच में। अधिकांश प्रतिक्रिया के लिए ताप गुणांक जो निम्नलिखित किसके बीच होता है? तो ये आपका कि होता है 2 एवं 3 के बीच होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है। आपका कितना नंबर प्रश्न है? यह 43 नंबर प्रश्न है। जल में H2OG प्लस Cl2G इक्वल टू 2HI अभिक्रिया की कोटि, इसमें अभिक्रिया की कोटि कौन सी होती है? कौन सी अभिक्रिया कोटि इसमें काम करती है? ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में 0। कौन सी अभिक्रिया कार्य करती है? ये कार्य करती है आपका ऑप्शन नंबर 1। एक अभिक्रिया इसमें कार्य करती है जल में H2G और Cl2G में कौन सी अभिक्रिया कोटि है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और संख्या 1 ही होगा। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलिए हम अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, क्या होती है? जब कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर क्या करती है? जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है यानी सक्सेस होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर क्या करती है? ए में कि समय के साथ बढ़ती है, बी में कि समय के साथ नियत रहती है,
सी में समय के साथ घटती है और डी में समय के साथ अनियमित प्रवृत्ति को दर्शाती है। जब कोई अभिक्रिया उत्पन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के दर से क्या किया जाता है, तो अभिक्रिया की जो दर से होता है वो आपका समय के साथ घटती है, समय के साथ वो घटती है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपका ये ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा तो यह हो जाएगा आपका सही में राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो चलिए बढ़ते हैं, जबकि अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आपका कितना नंबर में है, ये आपका 46 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया 2xy में x का सांद्रण 10 मिनट में 50 m से 0.38 m तथा घटता है, तो इस अंतराल के दौरान ms में अभिक्रिया की दर क्या होती है। इस अभिक्रिया में ms की दर क्या होती है, m है कि 2 गुने 10 पावर 4 और बी में 4 गुना 10 पावर 4 और सी में 2 गुना 10 पावर 2 और डी में 1 गुना 10 पावर 2। अभिक्रिया 2xyz का सांद्रण 10 मिनट में 50 m से 0.38 pm तक घटता, इस अंतराल के दौरान ms में अभिक्रिया की दर क्यों होती है। तो क्यों होती है, तो आपका ये जो आपका 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका राइट आंसर किया गया है। राइट आंसर इसको लाया गया है 1 गुने 10 पावर 2 इसका रूप है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है ये आपका 47 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया 2H2 प्लस 2NO 2H2 प्लस N2 के लिए दर स्थिरांक जिसका दर KH2NO2 का मात्रक क्या हो जाएगा। ए में है मोल, लीटर इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स, बी में है कि सेकेंड इन्वर्स, सी में कि मोबाइल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स और लेस्ट सेकेंड इन्वर्स और डी में कि मोल, लीटर इन्वर्स। अभिक्रिया 2H2 प्लस 2NO के 2NO के लिए दर स्थिरांक जिसका दर KH2NO2 है उसका क्या मात्रक है, तो उसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बताइएगा सभी लोग। 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अब चलिए अगला प्रश्न पर। चलिए अब हम चलते हैं क्या अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न का 48 नंबर प्रश्न है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सभी है कि अभिक्रिया P + Q 2RS के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा इनमें से कथन है जो गलत है। ए में है कि P के अदृश्य होने के दर से दृश्य होने को दर, P के अदृश्य होने की दर से दृश्य होने की दर और Q के अदृश्य होने की दर 2xr के दृश्य होने की दर और सी में P के अदृश्य होने की दर के अदृश्य ना होने की दर और Q के अदृश्य होने की दर 1 गुने 2 गुने r के दृश्य होने ही लगते हैं। यह था आपका 48वां प्रश्न और हम 76 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग से विनती करते हैं कि आप लास्ट तक हमारे साथ रुके रहिए। आपका ये 49 नंबर जो प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है। 49 नंबर प्रश्न की अभिक्रिया x + y के लिए अभिक्रिया के दर 27 गुना हो जाती है जब x के सांद्रण को 3 गुना बढ़ाया जाता है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया कोटि क्या है। ए में 2, बी में 1, सी में 3 और डी में है 0। क्या हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका 49 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से है। 51 नंबर प्रश्न आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। अभिक्रिया के एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या कीमतापूर्वक करता हूँ। यानी अभिक्रिया के एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या किसका सूचक है। तो यह सूचक है आपका किसका। 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। बहुत ही सुंदर है, आपको समझ गए। 51 नंबर प्रश्न तक आप समझ चुके होंगे, ऐसा हमारा मानना ना है। तो हम चले अब अगला प्रश्न पर। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न की अभिक्रिया के कुल मिलांतर दर उस किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। अभिक्रिया के कुल मिलाकर दर किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। ए में है कि तीव्रतम मध्य स्थित पद से और बी में कभी मध्य उपस्थित पदों की दरों के कुल होगा। सभी मध्य उपस्थित पदों की दरों का और क्या है औसत और सबसे मंद उपस्थिति का राज। अभिक्रिया के मूल हिलाकर किसका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका
ये आपका समझ गए यहाँ तक समझ गया कि क्या हो जाएगा। 52 नंबर जो आपका प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बना दिया। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है इस प्रकार से। क्या है प्रश्न, चलिए देखते हैं कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। बहुत ही MVBI इसको कह सकते हैं कि MVBI क्वेश्चन है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। ए में है 1, बी में है 2, सी में अनेक और डी में 0। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, इसका भी जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक जब अधिशोषण हुआ तो इसमें कितनी परतें होती है। तो उसमें सिर्फ एक ही परतें होती है। कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें परतें होती है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न आपका 54 नंबर प्रश्न है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, जो 2021 में पूछा गया था। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो 2024 में पूछे जाते हैं, 2023 में पूछे जाते हैं और 2022 में हम जानते हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बारे में जानते हैं अभी, तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न था कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ए में पायस, बी में निलंबन, सी में सोल और डी में कोई नहीं। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। और हम चलते हैं अगला जो प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न कि भौतिक अधिशोषण में अलग अलग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। हाँ, ये बात तो माना कि जो भौतिक अधिशोषण में होती है वह लगभग ऊष्मा अलग अलग ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो आपका 2021 में ये पूछा गया है, जो 20 से 40 उत्पन्न होती है कि 40 से 60 उत्पन्न होती है कि 60 से 80 उत्पन्न होती है कि 40 से 400 घंटा उत्पन्न होती है, 400 घंटा उत्पन्न होती है। क्या होती है? भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो क्या होता है, तो 55 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 से 40 आपका हो जाएगा राइट आंसर। यानी 20 से 40 जो होता है आपका, 20 से 40 आपका होता है क्लास चलता है, क्लास चलता है। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह 56 नंबर प्रश्न है कि 56 नंबर प्रश्न कि तिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें। तिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें, जो ये भी आपका जान सकते 2021 में पूछा गया, यानी पिछले साल का ही पूछा गया है, इसलिए आपको ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। द्वितीय प्रभाव तिंडल प्रभाव पाया जाता है, क्यों नहीं कर रहे थे क्लास, बताइए। तिंडल प्रभाव पाया जाता था, किस लिए पाया जाता है, वह इसलिए पाया जाता है क्योंकि क्या किया वह अभी ज़्यादा है। और इसमें है कि रासायनिक अभिक्रिया अधिशोषण है, जो 2020 में पूछा गया था। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है जिसको कितना वो पूछा गया था, इसमें 2020 में इसको दिया गया था। एक रासायनिक अधिशोषण अभिक्रियता है, ए में है कि उत्क्रमणीय, बी में है कि अनुत्क्रमणीय, सी में बहुलकरणीय और डी में इनमें से कोई नहीं। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया 2004 है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर बता दीजिए। 57 नंबर जो प्रश्न है इसका एक बार राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो आपका प्रश्न है वह देखते हैं कि अगला कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर में है कि निम्न में से किसमें तिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। निम्न में से किसमें तिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। एम है कि चीनी के घोल से, में चीनी सोने का कोलाइडिस घोल से, और सी में सुप्रेशन की रासायनिक अभिक्रिया शोषण के, और डी में इनमें से कोई नहीं। जिंदगी में किसने तिंडल प्रभाव को नहीं जाना है, तो इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 58 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। और बताकर क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट पे खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच के भेजिए। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का ये कितना नंबर, 59 नंबर में है अगला प्रश्न। इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि चलिए इसको हम 59 नंबर जो प्रश्न है इसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। और चलिए अगला जो प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। ए में कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, बी में कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, सी में कि वांडर वांस बलों के कारण, और डी में गैसों की प्रवृत्ति पर निर्भर। यानी रासायनिक अधिशोषण क्या है। रासायनिक अधिशोषण होता है आपका 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसका जल्दी जल्दी आप लोग बताना है। क्या है आपका क्वेश्चन है आपका ये 59 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण होता है, अनुचमकीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, वानर वांस बलों के कारण बंदी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चले अगला प्रश्न पर। तो चलिए हम आप चलते हैं अगला प्रश्न आपका 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर
प्रश्न में है कि चलिए इसको भी हम देखते हैं कि ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x और Im और log p के बीच ग्राफ खींचिए तो ग्राफ की ढलान बाहर होगी। ए में है एक ए में log के, सी में लिंक है और डी में एक के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या चलिए उसको भी हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न चलिए उसको हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से है। कितना नंबर प्रश्न है, क्या ये 62 नंबर प्रश्न है। 62 नंबर प्रश्न है कि किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता देखा है। किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता देखा है क्या आपने। ए में कि CaO, बी में NH3, सी में NC13 और डी में कि H2। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे ज़्यादा और होता है, किसके द्वारा होता है, तो वो आपका होता है किसके द्वारा, वो आपका जो है ये होता है आपको ऑप्शन नंबर ए यानी CO द्वारा ये काम करता है। और अब चलिए अगला प्रश्न पर, तो हाँ जी चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। ए में समांगी उत्प्रेरक, बी में है हौसले का मिलना, सी में जंग लगाना, डी में है विद्युत अपघटन क्रिया। यानी कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर की कौन सी क्लास का PDF चाहिए बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर जो है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका कितना नंबर में, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर में है कि P2O अच्छा है एक क्या है। P2O R है जो ये ले गया है, एक ए है ये क्या है, ए में कि अधिशोषक, बी में है कि अवशोषक, सी में अंतराक्ष और डी में रंग विनाशक। 420 अच्छा है, अच्छा एक 2017 में पूछा गया, तो क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अधिशोषक। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका ये 65 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। आप समझ गए कि रासायनिक जो अधिशोषण का जो दर होता है वो बढ़ता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण की जो दर होती है वो किसके द्वारा बढ़ती है। ए में कि तापक्रम घटकर और बी में तापक्रम बढ़ाकर और सी में दबाव डालकर, डी में सतह क्षेत्रफल घटाकर। कैसे भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, 65 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन लिए ए ही मांग लिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो आपका तापक्रम घटाकर इसको रहना चाहती है। और अगला जो प्रश्न है आपका ये 66 नंबर जो प्रश्न है कि प्रतिरक्षी शॉल होते हैं, प्रतिरक्षी जो शॉल होते हैं वो किस प्रकार के शॉल होते हैं। शॉल का नहीं मतलब उसका दुपट्टा। ए में कि प्रकृति शॉल होते हैं, ए में विलायक स्नेही, बी में कि विलायक रोधी, सी में कि ए तथा बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। इतिरक्षी शॉल बनाते हैं, कौन बनाते हैं, तो 66 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए हम अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का ये 67 नंबर में कि जल में साबुन के कोलाइडरी कण होते हैं, जल में साबुन के क्या कोलाइडरी कण होते हैं। ए में कि ऋणावेशित, बी में कि अनावेशित, सी में धनावेशित और डी में इनमें से कोई नहीं। जल में साबुन के कोलाइडरी कण घोल जाते हैं, क्या हो जाएगा इसका। पर 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न है कि जल में घुलनशील के कोलाइडरी कण होते हैं, जल में घुलनशील के कोलाइडरी कण होते हैं। ए में है कि ऋणावेशित, बी में है कि अनावेशित, सी में धनावेशित। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर के जल में बहुत के कोलाइडरी कण है विद्यमान है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका हो जाएगा आपका ये कितना नंबर प्रश्न है, ये जो आपका है कितना नंबर, ये आपका 68 नंबर प्रश्न का हमने बताया था। 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सुनना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अब तो जी चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपने पैरों पर चलिए अब और देखते हैं अगला क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। आपका 59 नंबर कोलाइडरी में व्यास का परास कितना होता है। ए में 1 से 100 mm और बी में कि 1 से 1000 mm, सी में 1 से 1000 सेंटीमीटर, डी में 1 से 100 m।
कोलाइड्री में व्यास का जो व्यास होता है वो क्या होता है, तो उसका आपका ये 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1 से 1000 m। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो चलिए हम चले अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, ये आपका 70 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न की कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड्री सिस्टम का उदाहरण है। कोहरा आप समझते होंगे, जब शाम के समय होता होगा तो कोहरा एक होता है। कोहरा क्या होता है, कोहरा कि कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड्री सिस्टम का उदाहरण दिया है में कि गैस का या द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, सी में ठोस का द्रव में विलयन, डी में द्रव का द्रव में विलयन। है बिहार क्या है कि क्या आपका 70 नंबर प्रश्न की गैस के द्रव विलयन, बी में कि द्रव का गैस विलयन, और सी में कि ठोस का द्रव विलयन, और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बता दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।